बहुरानी परवा, इस बहते खून की भी करो परवाह, पूतो फलो पर खूनो मती निहाओ, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर ने लिख दिया, ब्लड टेस्ट करवाइए, बहुत खून गिरने से हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इन्हें शीघ्र ही पास के नर्सिंग होम में ले जाइए। हमने कहा चलते हैं सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर बोला, डोंट सी द एक्सपेंस। इतने में देखते क्या है, आ गई थी एम्बुलेंस। नर्सिंग होम था साक्षात स्वर्गधाम, सारे तुरत फुरत काम, ब्लड, ग्लूकोज, ईसीजी, इको सभी अच्छे लग रहे थे जी को। उंगली सिली तो हमें कमरे में कर दिया गया शिफ्ट। रोज मिलने वाले आने लगे, लाने लगे गुलदस्ते और गेट वेल गिफ्ट। शाम को डॉक्टरों का पूरा यूनिट आया और हमें उंगली कट जाने का रहस्य बताया। हमें सलाह दी कि सब प्रकार के टेस्ट और एक्सरे करवा लिए जाएं, और क्योंकि उंगली का खून दिमाग से आता है इसलिए कैट स्कैन भी करवा लिया जाए। पति ने टोका तो डॉक्टर बोला, आप बीच में मत बोलिए, ठीक है आपके मरीज का मर्ज है, पर हमारा भी तो कोई फर्ज है। अरे आप हमें हमारे फर्ज को निभाने दीजिए और सब टेस्ट एक्सरे करवाने दीजिए। रोगी यहाँ आने पर हमारी इच्छा से जिएगा और हमारी इच्छा से मरेगा। आप बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? यह सरकारी अस्पताल नहीं है मिस्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम है। दिन में 20 बार बिन बुलाए डॉक्टर आता और हमारी उंगली को सहलाता। हमें देखकर वैसे ही खुश होता जैसे शिकार को देख खुश होता है शिकारी। उसको देखते ही चली जाती हमारी आधी बीमारी। अरे डॉक्टर यहाँ इतनी बार आ रहा था कैसे? उसके तो हर विजिट के लग रहे थे पैसे। बढ़ते हुए बिलों के साथ लगा जैसे उंगली के साथ पूरे बदन की नसें कट गई हो सारी। आखिर एक रात चुपचाप अपने पति के साथ हमने नर्सिंग होम छोड़ने का बना डाला प्लान। इतने में देखते क्या है, आ गए एक श्रीमान। बोले, उंगली जब कटी तो बड़ी शुभ घड़ी थी, वरना आपको यहाँ आने की क्या पड़ी थी। अब आप एयर कंडीशन रूम में आराम फरमाइए, कमरे की साज सज्जा का लुत्फ उठाइए। आपके यहाँ आने के फायदे नजर आने लगे हैं। आपकी एचकतानी बेटी के लिए करोड़पति घरों से रिश्ते आने लगे हैं। सामाजिक संपर्कों में हो रहा है इजाफा, बिजनेस में भी मिल रहा है मुनाफा। उनकी लच्छेदार बातों में हम कुछ दिन वहां और रुक गए, पर पता नहीं कितने रुपए और ठुक गए। उंगली से लगातार बहता रहा खून, दिसंबर से पड़े पड़े आने लगा जून। तब हमने कहा, डॉक्टर साहब अब तो छोड़ दीजिए पीछा हमारा, आखिर हमने आपका क्या कभी बिगाड़ा। डॉक्टर बोला, आप यहाँ आई, आपका स्टेटस बढ़ गया है। अरे 5-6 लाख अगर खर्च कर भी दिए तो बताइए आपका क्या घट गया है। इस नर्सिंग होम में से तो किस्मत वाले वापस जाते हैं, वरना ज्यादातर के उठावनी के फोटो आते हैं। शुक्र करो कि आप बंदे जरा नेक हैं और उन खुशकिस्मतों में से एक हैं, वरना हम तो टेस्टों में ही जान निकाल लेते हैं और बदले में आपको स्टेटस दान में देते हैं। आप खर्चियों और डॉक्टरों की कमी निकालने वाली होती कौन है? यह सरकारी अस्पताल नहीं है मैडम, प्राइवेट नर्सिंग होम है। जैसे तैसे पीछा छुड़ा हम लौट आए अपने घर। आते ही हमने उतारा उंगली से प्लास्टर, घाव पर लगाई पिसी हुई हल्दी। घाव हमारा भरने लगा जल्दी से जल्दी। हमारी चचिया सास बोली, बहू क्या मुआ नास पीटा नर्सिंग होम है, आखिर घर ही हमारा होम स्वीट होम है, होम स्वीट होम है, होम स्वीट होम है। और महिलाओं के होने से ही ये घर होम स्वीट होम है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। और वहाँ पर हमारे घर संसार में हमारे पति का होना एक अलग रंग में हमें रंगे रखता है, हमेशा रंगे रखता है। किंतु आजकल क्या पहले से ही ये मुआ जो फोन जब से आया तो मुझे तो अक्सर ये लगता था कि ये मेरी सौत है। ऐसे में मैंने एक कविता लिखी, क्योंकि मेरे पति जब भी देखती थी टेलीफोन पर ही बिजी रहते थे। मुझे लगता कि टेलीफोन पर इतना बिजी होना, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है घर के अंदर। तो मुझे लगा कि कुछ तो छेड़ूं, कुछ तो बोलूं, कहीं शायद उनके ऊपर कोई असर हो। तो अपना ये दर्द, उस टेलीफोनिक सौत का दर्द आपके साथ बांट रही हूँ बहनों, सुनिएगा। शीर्षक है टेलीफोनिक सौत। काश में तेरा टेलीफोन होती तो दिन में कितनी बार घनघना के तेरे दिल में बजती। काश में तेरा टेलीफोन होती तो दिन में कितनी बार घनघना के तेरे दिल में बजती। तू कितनी बार मुझे कानों से सहलाता और अपने होठों से छूता।
बेहद लापरवाह होने पर भी तू मेरी हर आवश्यकता, यानी मेरे बिल, मैं कहीं, मेरी धड़कन सब गिनता, डायरेक्टरी सब कुछ संभाल के रखता और हर जरूरत पे नजर रखता। कहीं दूर की बात, अब तो मोबाइल का जमाना है तो फटाफट हम फोन मिला लेते हैं, लेकिन ऐसे में भी वो एक ऐसा रहता है कि हाँ आज हम विदेश में बात कर रहे हैं। तो ऐसा होने पर मेरा पति क्या करते, कहीं दूर की बात होने पर तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ पड़ता और नंगे पांव आधी रात मुझे चूम लेता। काश में तेरा टेलीफोन होती तो तू मेरी हर धड़कन कि मेरी बेल जा रही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसको गिनता और ना मिलने पर कितना बेचैन रहता। तू मेरी राजस्व संबंधी बिल, यानी मुझे पैसे चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ों पर हर ज़रूरत को समय से पहले पूरी करता और सभी संबंधित लोगों से मेरे हाल चाल कि यार मैं डेड तो नहीं हूँ, हेल्ड अप तो नहीं हूँ, ऐसी सब की बातें करता। कितनी अहम रहती मैं तेरी जिंदगी में कि सुबह से रात गए तेरे ही समीप रहती। काश में तेरा टेलीफोन होती तो तेरे मुख से तेरे कान तक तेरी ही रहती। काश में तेरा टेलीफोन होती, काश में तेरा टेलीफोन होती। बहनों, ये भी तो सच है कि हम हर जगह एक न एक कोना अपने लिए बना ही लेते हैं, चाहे वहाँ हमारी जगह हो या ना हो। हम अपनी जगह अगर बनाना चाहते हैं तो बना ही लेते हैं। उसी पर आधारित है ये कविता रस्सियाँ। औरतें सुखा रही हैं कपड़े जगह ढूंढ ढूंढ कर, औरतें सुखा रही हैं कपड़े जगह ढूंढ ढूंढ कर, उन्हें पसंद है खुले में बंधी रस्सियाँ, उन्हें पसंद है खुले में बंधी रस्सियाँ, जिन पर आती हो खुली धूप हवा, जिन पर सुखाते ही खिल उठें कपड़े और उनमें भर जाए प्रकृति की गंध। वो लगा सकें चिमटियाँ और रोक सकें उन्हें उड़ने से, गंदा हो जाने से। औरतें बांध ही लेती हैं रस्सियाँ जैसे तैसे, चाहे वे कमरे के भीतर हों, छत हो, दालान हो, चौबारा हो, आंगन हो या लॉन। वॉशिंग मशीन के आ जाने पर भी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के आ जाने पर भी घर घर में आज भी मिल जाती हैं रस्सी या अलगनी, और उसका होना जताता है घर में जरूर है एक अदद औरत जो रस्सी तो बांधती है पर साथ ही चाहती है हवा, पानी, धूप और खुलापन। माँ का होना हमारे जीवन में जैसे सब कुछ होना है और उसका ना होना जैसे सब कुछ लुट जाना है। शादी के बाद भी जब हम मायका छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा हमें हमारी माँ ही याद आती है। पिता भी याद आते हैं और माँ भी याद आती है और मायका भी याद आता है। वो देहरी जैसे ही छूटती है और जब कभी भी हम वहाँ आते हैं, वहाँ का जो अपनापन है, चाहे वहाँ कुछ है या नहीं है, कितना भी ऐश्वर्य हमें मिल जाए ससुराल में, लेकिन वो देहरी, वो मायका, वो आंगन हम कभी नहीं भूलते। उसी से संदर्भित एक कविता सुना रही हूँ, माँ। ये विवाह के बाद लिखी हुई कविता है। मुझे बुखार है, सब कुछ है यहाँ, डॉक्टर दवाएं कितने सारे लोग, पर क्यों हिलक रहा है जी और क्यों मचल रहा है मन कि रो लूं जी भर के एक बार। मन तो मन है, मानता ही नहीं, इसे कैसे मनाऊं भला, माँ की वो गोद यहाँ कैसे लाऊं भला। काश तू दहेज में गोद अपनी दे देती तो आज यह अलगाव तो न सालता। सच माँ, कितना भी वैभव क्यों न हो संसार में, तेरे बिना मन नहीं मानता, तेरे बिना मन नहीं मानता। एक कविता प्रस्तुत है, शीर्षक है चाहती हूँ मैं। पानी होना चाहती हूँ मैं, पानी होना चाहती हूँ मैं, कि समा पाऊं स्वयं में मरे हुए रिश्ते, सड़ांध भरे संबंध, स्मृतियों के अस्थि कलश, मान्यताओं के सिक्के, मुरादों के फूल और आशाओं के दीप। यूं नदी सा होना कठिन है बहुत और झील सा ठहरना, यूं नदी सा होना कठिन है बहुत और झील सा ठहरना अत्यंत बोझिल। हाँ, सुरीलापन दिखता है मुझे झरने के मस्त मचलने में, पहाड़ की कोख में कसमसाते हुए अपने आप से विद्रोह करना और फूट कर मचल पड़ना असंभव नहीं। चाहिए तो सिर्फ लड़ने की ताकत, चाहिए तो सिर्फ लड़ने की ताकत। संजोती हूँ बार बार झरना होने की ताकत, नदी बन बहने की हुई रहती हूँ किंतु झील सी। जब हो जाता है ठहराव बोझिल, तकती हूँ राह कंकरी की जो उद्वेलित करे सोया हुआ समय मेरे भीतर, भरे मुझे अंजुरी में और तृप्त करे प्यास जिसके होने से, प्यास जिसके होने से
सृष्टि चाहती है पानी, सृजती है बादल, नदी, झरना, झील, सहेजती है पानी और पुनः पुनः तृप्त होने के लिए, समेटती है, सहेजती है पानी पुनः पुनः तृप्त होने के लिए। पानी होना चाहती हूँ मैं, सृजन का एक अंश दिया है विधाता ने औरत को ही, जिसमें होना ही होगा उसे पानी सा पुनः पुनः तृप्त करने के लिए। कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी प्रेमिका, सखी, सहेली और अनगिनत रिश्तों में बंधी अबूझ पहेली, कभी आरक्षित, कभी अनारक्षित, असुरक्षित किंतु पनीली सी। एक गजल आपके समक्ष पेश है। आंखों से सुनना, देखना कानों से, दीवाना एहसास अभी भी बाकी है। आंखों से सुनना, देखना कानों से, दीवाना एहसास अभी भी बाकी है। चुप्पी को पढ़ने, सुनने, गुनने वाला मीठा सा विश्वास अभी भी बाकी है। तपती सड़कों पर चलती फिरती लाशें, मुर्दों में कुछ सांस अभी भी बाकी है। सूरज के उगने से पहले भोर जगी, ऐसा ही उल्लास अभी भी बाकी है। ऐसी भीड़ भयानक बेढप जंगल में, लेकिन कुछ कुछ खास अभी भी बाकी है। आंखों से सुनना, देखना कानों से, दीवाना एहसास अभी भी बाकी है। बहनों, हम अक्सर ही चाहते हैं कि हम एकलव्या बने, जीवन में सब कुछ पा लें, किंतु हम वो भी नहीं चाहते कि हमारी अस्मिता या हमारा अस्तित्व कहीं पर भी खतरे में पड़े। उसी से संदर्भित कविता है एकलव्या बनने को मन है मेरा, प्रस्तुत है। महाभारत के महान आचार्य, पांडवों के महागुरु, धनुर्विद्या के महान प्रशिक्षक गुरु द्रोणाचार्य, क्या आ सकोगे एक बार फिर? जाने क्यों एकलव्या बनने को मन है मेरा, किंतु क्या छोड़ पाओगे समस्त भेदभाव, अपना सकोगे मुझे जस की तस? आज तो विभेद पालना कठिन है, फिर भी मन का क्या किसी को भी हीन मान ले? क्या तुम उठ पाओगे उस भाव से परे और समस्त निर्बलताओं के होते स्वीकार करोगे मुझे शिष्या? आचार्य, मुझ में पाओगे तुम एक आज्ञाकारी, विनम्र, निश्चल मना, लगनशील विद्याभ्यासी, किंतु नहीं दे पाऊंगी अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में। किंतु मैं नहीं दे पाऊंगी अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से जाने जाओ एक निष्ठुर, विवेकहीन मार्गदर्शक के रूप में, जिसने छला था एक निर्दोष, समर्पित, निश्चल, अबोध मन को। मेरी मनुहार पर जब भी तुम आओ, ऊंच नीच के भेद, कूटनीतिज्ञ भाव और छलना का भाव छोड़कर आना, एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में जिसमें जिज्ञासुओं का मान हो। हे द्रोण, आज के युग में दुर्लभ है गुरु से अधिक एकलव्य का मिलना। सोचो, एकलव्या जागृत होने से पूर्व ही तुम्हें अस्वीकार कर दे तो तुम्हारी छवि की मलिनता और अस्वीकार का बोध, तुम्हारी छवि की मलिनता और अस्वीकार का बाण तुम्हें तो बींधेगा ही। समस्त सृष्टि करेगी प्रतीक्षा पुनर्जन्म तक एक और द्रोण की, जिसका आचार्यत्व मंझा हुआ हो और अस्वीकार की गुंजाइश ही न हो, और जिसमें अस्वीकार की गुंजाइश ही न हो। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ प्रभा किरण जैन का, और कार्यक्रम चल रहा है आधा आकाश हमारा। और में सुंदर नजारा हो, उस समुद्र के पास लहरों की आवाज और एक जो हवा आती है जो दिल को बस मजबूर कर देती है तुम्हें कि पता बस है वहीं बैठे रहो। दीपा, तुम शायद समझ गई हो। मैं समझ गई हूँ, और मेरा प्लान भी था अभी जाने का गोवा। कहाँ जाने का? गोवा जाने का प्लान था, बट मेरा किसी असाइनमेंट की वजह से मैं गोवा नहीं जा पा रही हूँ। पर मुझे लास्ट ईयर मुंबई का याद है, जो तुमने जैसे बात की, लहरें आती हैं। जब मैंने समुद्र को देखा और दौड़ दौड़ के जो लहरें मेरे पास आ रही थी, जैसे मुझे आलिंगन करने के लिए आ रही हूँ। मुझे ऐसा ही फीलिंग हुआ था जैसे तुमने बताया। और जो भारत में गोवा जो है, पूरी दुनिया में अपने अद्भुत समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए
मशहूर है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1962 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। और जो गोवा है दीपा, समुद्री रेतीले तटों, जंगलों और प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि तुमने बताया कि ये पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा समुद्री रेतीले तटों, जंगलों और उनका अद्भुत जो मिश्रण कह सकती हो वो प्रस्तुत करता है। इसीलिए जो टूरिस्ट हैं वहां पर जरूर जाते हैं। और यहाँ का जो खाना है, खान पान है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। लोग उसको भी इंजॉय करने के लिए जाते हैं और सर्दियों में तो जो उत्तर भारत के लोग हैं वो गोवा जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस समय खासतौर से दिसंबर में भी जाते हैं। और गोवा भारत और दुनिया से रेल, समुद्र और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और गोवा में अधिकांश गोवावासी कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब एक गीत सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को।